जैसा कि कल हमने देखा, समर जब अग्रवाल इंडस्ट्री पहुंच गया था तो उसे पता चला कि कोई यंग मास्टर ईशान फूलों का बुका लेकर कियारा को प्रपोज करने के लिए आया है। ये पता चलते ही वो ईशान के फूलों को पैरों तले कुचल देता है। साथ ही ईशान का लाया हुआ कपूर इंडस्ट्री के चैरिटी इवेंट का इनविटेशन कार्ड भी फाड़ देता है, जिससे कियारा गुस्सा हो जाती है और उसको वहां से जाने के लिए कह देती है। रात को जब समर इनविटेशन का हाल करने के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज की लाइट अभी भी जल रही है, जबकि वो शाम 6 बजे बंद हो जानी चाहिए थी। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी में वापस जाने का फैसला करते हुए मन ही मन बोला, नहीं नहीं, मुझे कंपनी में वापस जाकर देखना ही पड़ेगा, कहीं कुछ गलत तो है नहीं। ये कहते हुए वो बिल्डिंग के अंदर की तरफ चल पड़ा। अब आगे। दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप नए आए हैं तो अभी के अभी सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ के साथ एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं कहानी। हालांकि अभी उसका कियारा के साथ झगड़ा हो गया था, लेकिन वो उन दोनों का पर्सनल मामला था। क्योंकि वो अभी भी अग्रवाल इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था तो इसीलिए कंपनी के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी थी। ये हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व तो है कि कंपनी में कुछ भी नुकसान हो तो वो जरूर जाने। पब्लिक और पर्सनल मामलों को अलग अलग रखना उसके जीवन का मूल सिद्धांत था। जब समर धीरे धीरे करके तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो समर ने अचानक खिड़की से किसी के रोने की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही वो फुसफुसाया, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, और आखिरकार अब इतनी रात को रो कौन रहा है। लेकिन अगले ही पल उसको वो रोने की आवाज पहचानने लगी। ये किसी लड़की के रोने की आवाज थी। समर ने जब ध्यान से सुना तो उसको पता चला कि ये रोने की आवाज सीईओ यानी कियारा के ऑफिस से ही आ रही है, जहां अभी भी लाइटें जल रही है। वो तुरंत ऑफिस की ओर चला गया। दरवाजा खोला। उसने देखा कि कियारा अपने हाथ में एक तस्वीर लिए रो रही है। उसकी पीठ पीछे सामने की ओर थी। अगर अग्रवाल शहर के लड़कों को पता चले कि कियारा रो रही है तो वो निश्चित रूप से उसके लिए मर मिटने को तैयार हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। वहीं कियारा ने यह नहीं देखा कि समर उसके बिल्कुल पीछे है, क्योंकि वो उस समय बहुत भावुक थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा, दादाजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चले गए दादाजी? दादाजी, दादाजी, मेरे पास आपको बताने के लिए एक अच्छी खबर है। मैं अब शादीशुदा हो गई हूँ और उनका नाम समर है। हालांकि वो भारद्वाज परिवार का बेटा है, जो इंडिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है, लेकिन वो फिर भी बहुत सादगी से मेरे साथ ही रहता है। हमारी कंपनी में ही जॉब कर रहा है। वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है। वो मेरे लिए खाना भी बनाता है दादाजी। दादाजी, दादाजी, मुझे पता है आपने मुझे अग्रवाल इंडस्ट्रीज की बागडोर सौंपी थी। मैंने आखिरकार 3 साल के प्रयासों के बाद इसे एक बड़ी कंपनी में बदल भी दिया, जिसकी कीमत अब लाखों डॉलर रुपए है। कंपनी मेरे बच्चे की तरह है दादाजी, लेकिन अब कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को कोई बीमारी हो गई है, जो किसी भी पल जानलेवा हो सकती है। हालांकि हालांकि आपको ऊपर बैठे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है दादाजी। मेरे पति समर एक इंचे अच्छे इंसान हैं। उन्हें कंपनी को बचाने के लिए कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की चैरिटी इवेंट का इनविटेशन मिला है। उस इनविटेशन के जरिए हम कई अमीर लोगों से संपर्क कर सकते हैं, जो हमारी कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करना दादाजी। बस ऊपर बैठे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं हमारी कंपनी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। इतनी बात कर करके कियारा दादाजी की तस्वीर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। कियारा के लिए उसके दादाजी और माँ दो ऐसे लोग थे जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वो जब बहुत छोटी बच्ची थी तो वह अक्सर अपने दादाजी की बाहों में लेट जाती थी, उन्हें कई परियों की कहानियां सुनाती थी
उसके दादाजी के लिए बहुत सारी कॉटन कैंडी और नए कपड़े भी लेकर आया करते थे। दुर्भाग्य से उसके दादाजी का 3 साल पहले निधन हो गया था। अग्रवाल इंडस्ट्रीज उसके दादाजी की ओर से उसके लिए एक गिफ्ट था, और ये कियारा ने अपने दादाजी की याद में डिस्क्लोजर किया था। कियारा ने इन 3 सालों में बहुत मेहनत की। वो ठीक से सोती भी नहीं थी, ठीक से खाना भी नहीं खाती थी, पूरी पूरी रात काम किया करती थी, इधर उधर भागती रहती और बस कंपनी को अधिक सफल बनाने के लिए हमेशा लगी रहती। हर कोई उसे एक बिजनेस सुपर वुमन और एक आइस कोल्ड बॉस कहता था, लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता था कि उसने कंपनी पर कितना एफर्ट और टाइम लगाया था। यही है कि वो एक अधिक सफल हुई, और वो किसी और की तुलना में ही कहीं अधिक प्रयास करती है। इन 3 वर्षों में उसने आखिरकार अपनी जिद पूरी की और कंपनी को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया, जिसकी कीमत लाखों डॉलर थी। लेकिन अब कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही थी, और संकट से बाहर निकलने के लिए चैरिटी इवेंट उसके लिए एक अच्छा मौका था। लेकिन दुर्भाग्य से समर ने उसका इनविटेशन कार्ड ही फाड़ दिया था। कियारा ने अपने दादाजी से झूठ बोला था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऊपर स्वर्ग में भी वो उनके लिए चिंता करे। उसने ये भी झूठ बोला कि समर उसके साथ बहुत अच्छा अच्छा व्यवहार करता है, उसके लिए इनविटेशन कार्ड भी लेकर आया है। सब कुछ उसने झूठ कहा था। कियारा की बातें सुनकर समर का चेहरा भी बदल गया। उसने मन ही मन सोचा, तो तो इनविटेशन ही कंपनी को बचाने की एकमात्र उम्मीद थी। उस पल उसे आखिर गाड़ी समझ में आ रहा थी कि कियारा उससे इतनी नाराज क्यों हो गई थी। अग्रवाल इंडस्ट्रीज उसके दादाजी ने तरफ से उसे दिया गया तोहफा था। उसने उसे बच्चे की तरह माना था, और इनविटेशन ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसे बचा सकती थी। उस इनविटेशन को फाड़ने का मतलब था कियारा की सारी उम्मीदों को कुचल देना, या दूसरे शब्दों में कहो तो उसके बच्चे को मार देना। समर को अपने किया पर अब बहुत पछतावा हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यार इस बार तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे अब एहसास हो गया था कि उसने बहुत गलत किया है। अगर वो कियारा होता तो वो इनविटेशन फाड़ने पर थप्पड़ मारता, क्योंकि इनविटेशन को फाड़ना उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरना और उसके इकलौते बच्चे का खून करने जैसा था। हालांकि कियारा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे जाने के लिए कहा। वो अभी भी उसके बारे में अच्छी बातें कर रही थी, जैसे कि वो कितना अच्छा इंसान था, उसके लिए खाना बनाता था, और इनविटेशन लाने और उसके दादाजी की तस्वीर के सामने कंपनी की मदद करने के लिए वो कितना जिम्मेदार था। समर उस समय बहुत दोषी अपने आप को महसूस करने लगा था। उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। उसे लगा कि वो एक हारे हुए व्यक्ति की तरह है, क्योंकि वो ये भी नहीं जान पाया कि उसकी पत्नी की कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। समर ने खुद को फुसफुसा कर कहा, कियारा, मैंने इनविटेशन फाड़ा है, इसलिए मैं दूसरा तुम्हारे इनविटेशन लेकर आऊंगा। ये कहते हुए वापस बिल्डिंग की तरफ बाहर निकल गया। उसे पता था कि इस बार उसने गलती की है, और इसलिए उसे उसका समाधान खोजना ही होगा। समर को बख्तावर से कुछ जानकारी मिल चुकी थी। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन पायल मेहरा थी, जो कि कियारा के पड़ोस में रहती है। समर उसे जानता भी था। उसे उससे इनविटेशन कार्ड मिल जाना चाहिए था, इसलिए वो वहां से टैक्सी लेकर निपानिया पैलेस चला गया। आधे घंटे के बाद वो निपानिया पैलेस के विला नंबर 14 के बाहर पहुंच गया था। हालांकि विला के अंदर अंधेरा था, दरवाजा भी बंद था। इसका मतलब यह था कि पायल घर पर नहीं है। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर समर को लगभग यकीन हो गया था कि वो सच में ही घर पर नहीं है। उसने अपने आप से कहा, जब तक तुम वापस घर नहीं आती तब तक मैं तुम्हारा इंतजार यही करूंगा। समर को अपनी गलती सुधारने के लिए कियारा को हर हाल में इनविटेशन कार्ड लेकर जाकर देना होगा। वो पायल के घर के सामने ही दरवाजे पर ही उसका इंतजार करने लगा। समय उठ गया, रात पलक झपकते ही बीत गई, लेकिन पायल वापस ही नहीं आई। ऊपर आसमान लाल होने लगा था, सूरज धीरे धीरे उगने लगा था, एक नया दिन शुरू हो ही गया था। समर हताश होकर विला को देखने लगा और सोचने लगा, ऐसा क्या हुआ कि पायल पूरी रात घर क्यों नहीं आई। आज रात चैरिटी इवेंट है, उसे उससे पहले इनविटेशन कार्ड लाना था। नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी।
तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपने माथे पर हाथ मारते हुए खुद से कहा, ओह, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। समर को अचानक एहसास हुआ कि उसने अपना माथा पीट लिया। चूंकि ये इवेंट कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला था, तो कपूर ग्रुप इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन होने के नाते पायल तो इस वक्त इवेंट की तैयारियों में बिजी होगी। वो कंपनी के हेड ऑफिस में होगी। अब जाकर समर को समझ में आया कि पल पायल कल रात वापस घर क्यों नहीं आई थी। ये सोचने के बाद कि पायल अपनी कंपनी में ही होगी, समर मुस्कुराया और कपूर इंडस्ट्रीज की तरफ चल पड़ा। उसने पायल को उसकी कंपनी में खोजने का फैसला ही कर लिया था। समर जब विला नंबर 13 के आगे से गुजरा तो उसने देखा कि विला का दरवाजा बंद था। वो समझ गया था कि कियारा पूरी रात ऑफिस में ही थी, घर पर आई ही नहीं। उसने मन ही मन कहा, कियारा भी कल रात वापस नहीं आई। समर का दिल फिर से दुखने लगा कि उसे एहसास हुआ कि कियारा ने इस कंपनी को चलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने एक ही पल में उसकी आखिरी उम्मीद को पैरों तले रोक दिया। उसने मन ही मन कियारा को वादा करते हुए कहा, हनी, मेरा इंतजार करना, मैं कैसे भी करके तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड जरूर लेकर आऊंगा। समर ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसके साथ वो रेजिडेंशियल एरिया से बाहर निकला और कपूर इंडस्ट्रीज के ऑफिस जाने के लिए टैक्सी ले ली। हालांकि उसे कंपनी के स्ट्रीट एड्रेस के बारे में पता नहीं था, लेकिन टैक्सी ड्राइवर को पता था। 1,000 रुपए में टैक्सी ड्राइवर ने समर को कपूर इंडस्ट्रीज के ऑफिस तक पहुंचा दिया था। समर कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाया। बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बोला, वाह, क्या शानदार बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग कुल 38 फ्लोर की थी, जो इंदौर शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा सफेद संगमरमर से बना हुआ था और भी शानदार लग रहा था। इतनी आलीशान ऊंची बिल्डिंग की मालकिन पायल निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं थी। समर जैसे ही बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ, रिसेप्शन पर पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। वो हल्के नीले रंग का फॉर्मल सूट पहने हुई थी। वो एक 20-21 साल की नौजवान लड़की थी। वो बहुत ही नाजुक रूप से लड़की, और वो उसके चेहरे पर छाइयां थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी। रिसेप्शनिस्ट लड़की ने समर को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। मन ही मन सोचा, वाह, ये लड़का तो बहुत हैंडसम है। भले ही कंपनी में कई अच्छे दिखने वाले लड़के थे, लेकिन कोई भी इसके सामने वाले से बेहतर नहीं था। हालांकि इस लड़के का चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन समर ने गंदे कपड़े पहने हुए थे। लेकर लड़के को कुछ निराशा भी हुई, क्योंकि उसने बहुत ही गंदे कपड़े पहने थे। असल में उसने 2 दिन से कपड़े ही नहीं बदले थे। वो खेत में काम करने वाले मजदूर की तरह दिखाई दे रहा था। फिर भी हालांकि वो खेत में आने वाले मजदूर की तरह दिख रहा था, लेकिन उसका हैंडसम चेहरा, चिकने हाथ उसे उनसे अलग कर रहे थे। खेत से आने वाले लोगों की त्वचा का रंग गहरा और हाथ खुरदरे हो जाते हैं, जो लंबे समय तक खेतों में काम करने के लक्षण हैं। लेकिन उनके सामने वाले लड़के की त्वचा गोरी थी और उसका रूप बहुत सुंदर था, जिसे वो पूरी तरह से मिस्टर हैंडसम लग रहा था। समर ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, हेलो मिस, मैं यहाँ कपूर इंडस्ट्री के चेयरपर्सन मिस पायल कपूर से मिलने आया हूँ। उसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये यहाँ पायल कपूर से मिलने आ गया था। पायल कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन और उसकी बॉस थी। लेकिन यह फटीचर आदमी आखिर कौन है, जो वास्तव में पायल को ढूंढ रहा है। कपड़े देखकर तो लग रहा है कि उसका पायल नाम लेने की औकात भी नहीं। लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए समर से पूछा, आप हमारी चेयरपर्सन से मिलने आए हो, क्या आपके पास उनका कोई अपॉइंटमेंट है। समर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, माफ करना, लेकिन मेरे पास कोई अभी अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन मैं पायल को जानता हूँ। लड़की और भी ज्यादा हैरान हो गई। वो जानती थी कि उसके बॉस के पीछे इंदौर शहर के एक से एक अमीर परिवारों के लड़के पड़े हुए हैं, और पायल एक बार कहने पर वो अपनी जान भी दे सकते हैं। फिर उसके बॉस इस फटीचर को लिफ्ट क्यों करवाएगी, जिसके पास पहनने के लिए साफ कपड़े तक नहीं। उसकी बॉस तो बहुत ही सफाई पसंद और ये आदमी। इसलिए उसने हैरान होते हुए समर से पूछा, तो क्या आप बता सकते हैं आप उन्हें कैसे जानते हैं। समर ने एक पल सोचा और फिर कहा,
शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है। वो पायल से पहले 2 बार मिल चुका था। पहली बार वो ब्लैक चिकन उधार लेने गया था और दूसरी बार उसके घर वाइन पीने गया था। ये कुछ हद तक दोस्ती ही थी, है ना? लड़की ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हम्म, तो आप उनके दोस्त हैं, तो फिर आपके पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर तो जरूर होगा। क्या मुझे अपने फोन पर उनका नंबर दिखा सकते हैं और उनसे मेरी बात करवा दीजिए? समर ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा। सॉरी, माफ करना, लेकिन अभी मेरे पास उनका नंबर नहीं है। तो अब क्या तुम मुझे अंदर आने दोगी? समर ने अपनी बात खत्म करते हुए अंदर की तरफ जाने ही वाला था, तभी रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से अपने चेहरे के भाव बदले। समर का रास्ता ब्लॉक करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। उसकी हरकत देखकर समर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उससे कहा, ब्यूटी, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे पायल से एक इमरजेंसी बात करनी है। लेकिन वो उसके सामने से नहीं हटी और बोली, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। अगर मैंने आपको ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के अंदर जाने दिया तो मेरी जॉब पर बात आ जाएगी, कहीं मेरी जॉब ही ना चली जाए। समर ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज मुझे एक बार अंदर जाने दो, मैं सच में पायल कपूर को जानता हूँ। लड़की बहुत दृढ़ थी। वो उसे बाहर रोकते हुए फिर बोली, मैंने कहा ना, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकती। वो जानती थी कि उसकी बॉस पूरे इंदौर शहर की सबसे खूबसूरत महिला है, जिसे मिलने का हर व्यक्ति का सपना होता है। अगर वो सबको अंदर ऐसे ही आने देगी तो कंपनी में भीड़ लग जाएगी। इसके अलावा कंपनी के अपने नियम होते हैं। कोई भी व्यक्ति तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक उसके पास अपॉइंटमेंट ना हो या फिर वो उसके अच्छे दोस्त ना हो। तभी अचानक एक पीछे से आवाज आई, अंकिता, क्या हुआ? समर ने उस आवाज की तरफ मुड़कर देखा तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में एक आदमी उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। यह आदमी कम से कम 6 फुट 4 इंच का था। उसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स और मजबूत बॉडी ऐसे ही लग रही थी जैसे वो ताकत से भरा हुआ है। उसका नाम रोबिन था, जो कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड था। रिसेप्शनिस्ट ने निराश होकर रोबिन को बुरी बात बताते हुए कहा, देखिए, ये आदमी कह रहा है कि हमारी चेयरपर्सन का दोस्त है, लेकिन इसके पास ना तो उनका नंबर है और ना ही अपॉइंटमेंट। लेकिन फिर भी ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे समझा रही हूँ कि आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। रोबिन ने अपना हाथ हिलाया, समर को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, सर, ये कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, यहाँ के कुछ नियम हैं। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है या चेयरपर्सन का नंबर है तो हम आपको अंदर जाने दे सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ अंदर नहीं जा सकते। लेकिन समर वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक बार और रिक्वेस्ट करते हुए कहा, हाँ प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, पायल वाकई मेरी दोस्त है। प्लीज मुझे एक बार अंदर तो जाने दे। रॉबी ने अधेता से भौहें सिकोड़ ली और कहा, अबे यार, यहाँ हमारे पास हर दिन 10 से 20 लोग आते हैं जो कहते हैं कि चेयरपर्सन के दोस्त हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। उनमें से कुछ तो इतने डेस्परेट होते हैं कि यहाँ झगड़ा भी करते हैं। क्या तुम भी उनमें से एक नहीं हो? समर ने अचानक अपना चेहरा बदला और रॉबिन की बात सुनकर उसे ठंडे अंदाज में घूरते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? समर उस पर गुस्से से चिल्लाने ही वाला था, तभी अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी, मैं सच में उसका दोस्त हूँ, इसलिए ही मैं उससे मिलने आया हूँ। ये एक सफेद कोट वाला आदमी भी चिल्ला रहा था। उस सफेद कोट वाले आदमी को कई सिक्योरिटी गार्ड्स ने कंधे पर उठाया हुआ था। यह भी समर की तरह कंपनी में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी रॉबिन ने झुंझलाते हुए उस सफेद कोट वाले आदमी की तरफ इशारा करते हुए समर से कहा, देखो, देखो, देख रहे हो ना, ये पागल हमेशा यहाँ आता है और कहता है कि चेयरपर्सन से मिलने के लिए आया है, वो इसकी दोस्त है, और ऐसे पता नहीं कितने लोग यहाँ पर आते हैं। तभी उस रिसेप्शन वाली लड़की ने, अंकिता ने रॉबिन के भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, वो पहले भी 10 से कई बार यहाँ आ चुका है। हर बार उसको मेंटल हॉस्पिटल वाले यहाँ से लेकर जाते हैं, लेकिन वो हमेशा चुपके से वहां से फिर भाग आता है और यहाँ आकर हमें परेशान करता है।
उसके चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। समर को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे उसका रिस्पॉन्स दे, और उसने अपने माथे का पसीना पोंछा, हैरान होते हुए पूछा, क्या क्या सच में ऐसे लोग पागल पायल से मिलने आते हैं? वो मन ही मन ये सोचकर हैरान हो रहा था कि क्या पायल वाकई में इतनी आकर्षक थी कि लोग उसका पीछा करते करते पागल हो जाते हैं। लेकिन उसको वो इतनी आकर्षक लगी क्यों नहीं आज तक? रॉबिन ने जब देखा समर वहां से हिलने को लिए तैयार नहीं था और उनसे ही सवाल पूछे जा रहा था, तो उसने उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, देखिए, मुझे नहीं लगता कि तुम भी उनमें से एक हो, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा उनके साथ करता हूँ। समर ने अपने हाथों को अपने पेट के पीछे रखते हुए शांति से कहा, माफ करना, मेरा आज पायल से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और साथ ही मैं पागल नहीं हूँ, हालांकि मुझे तुम जरूर पागल लगते हो। उसके मुंह से पायल सुनकर रॉबिन गुस्से में हो गया और उसने कहा, अरे बच्चे, क्या कहा तुमने? मैं पागल हूँ? क्या तुम मौत की वेट कर रहे हो? समर ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, मैं मौत की तलाश में नहीं हूँ, मैं पायल की तलाश में हूँ। उसकी बात सुनकर रॉबिन ने व्यंग करते हुए कहा, ठीक है बच्चे, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो आगे जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे, मुझे कुछ मत कहना। वो अपनी मसल्स को स्ट्रेच करते हुए समर के पास आने लगा। तभी रिसेप्शनिस्ट समर पर तरस खाते हुए बोली, सर, कृपया यहाँ से चले जाइए। रॉबिन इंदौर शहर में बॉक्सिंग चैंपियन है, आप उसे हरा नहीं पाएंगे। वो नहीं चाहती थी कि रॉबिन उसका हैंडसम चेहरा बिगाड़ दे। समर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, बॉक्सिंग चैंपियन, चिंता मत करो, ये मेरा फिर भी मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि उसने जो कहा था वो सच था, लेकिन उसकी बात सुनकर रॉबिन को और ज्यादा गुस्सा आ गया। इंदौर शहर में बॉक्सिंग चैंपियन के रूप में रॉबिन ने शहर के सभी बॉक्सिंग कंपटीशन में मजबूत से मजबूत प्रतियोगिताओं से लड़ाई की। वो लेवल 2 के स्टेज 3 का फाइटर बन चुका था, लेकिन आज उसे एक 20 वर्षीय युवक उसे निशाना दिखा रहा था। उसे उस घमंडी आदमी की अकड़ खत्म करनी थी। उसे बताना था कि वो अज्ञानी है। और से हंसते हुए रॉबिन ने अपने दाहिने हाथ को उठाया और अपनी पूरी ताकत से समर को जोर से एक पंच मारा। यह कहना गलत नहीं था कि रॉबिन ने बॉक्सिंग चैंपियन का खिताब वास्तव में प्रमाणिक लेकर आया था। एक बार जब उसने अपने पंच को आगे बढ़ाया तो चारों ओर की हवा अशांत हो गई, और तो और रिसेप्शनिस्ट के बाल भी उसके पंच की फोर्स से उड़ने लगे थे। रिसेप्शनिस्ट लड़की ने छोटे जायदार चेहरे पर चिंता के भाव लेकर आए। उसने अपने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हे भगवान, ये आदमी मरने वाला है। ये कहते हुए वो मन ही मन सोचने लगी, लेकिन ठीक है, मैंने तुम्हें जाने के लिए भी कहा था, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब तुम जान जाओगी कि रॉबिन कितना मजबूत है, भले ही अब वो देर हो चुकी है। लेकिन उसके उलट समर ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए मुस्कुराया, जबकि उसका बायां हाथ उसकी पीठ के पीछे था। उसने रिसेप्शनिस्ट और रॉबिन को इसका एहसास होने देने से पहले ही रॉबिन के पंच को हवा में ही पकड़ लिया। रॉबिन को लगा कि उसका पंच किसी विशाल चट्टान में जाकर धंस गया हो। यह विशाल चट्टान इतनी मजबूत और स्थिर थी कि उसका हाथ बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। रॉबिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। समर ने थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से बोला, ठीक है, लो। ये कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ ढीला छोड़ दिया। जैसे ही उसने पकड़ ढीली की, रॉबिन लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। रॉबिन जमीन पर गिरा हुआ दर्द से करहा रहा था। समर की ताकत देखकर वो हैरान था। समर के बिना कुछ किए ही उसका एक पंच उसने रोक लिया और तभी उसी पंच की ताकत को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर दिया, जिसे उसकी बाजू कंधे तक झंझना गई थी। ये वो लेवल 2 स्टेज 3 का स्ट्रॉन्ग फाइटर था। ऐसा भी नहीं था कि वो अभी अभी उस लेवल पर आया था। एक साल से वो इसी लेवल की कोर को पक्का कर रहा था। नीचे की लेवल तो क्या,
उसे लेवल से एक स्टेज ऊपर के फाइटर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। फिर ये 20 साल का कमजोर सा दिखने वाला फटीचर आदमी कैसे इतना मजबूत हो सकता था? उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था, आंखें हैरानी से। उसने हैरान होते हुए फुसफुसा कर कहा, आखिर आखिर ये आदमी है कौन? अंकिता ने भी अपनी आंखें चौड़ी करके अपने होठ ढक लिए। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। उसने हैरान होते हुए कहा, रोबिन हार गया है? रॉबिन 6 फीट 4 इंच लंबा इंसान था और इंदौर सिटी बॉक्सिंग चैंपियन था, लेकिन सामने वाले ने एक हाथ उठाकर उसे हरा दिया। यह युवक बहुत ज्यादा पावरफुल था। रॉबिन को सीने में घुटन महसूस हुई। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसने समर की तरफ देखते हुए हैरानी से मुश्किल से पूछा, क्या 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 तुम मार्शल आर्ट मास्टर हो? उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही समर ने एक फीकी मुस्कान देते हुए कहा, अब जब तुम हार गए हो तो क्या मुझे अब अंदर जाने दोगे? हालांकि रोबिन हार गया था, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाकर उसे अंदर जाने से मना करते हुए कहा, नहीं, मैं अभी भी तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि हमें बिना अपॉइंटमेंट के किसी भी आउटसाइडर को एंट्री देने की इजाजत नहीं है। समर ने गौर से मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे रखे और कहा, मैं अंदर जा रहा हूं, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। ये कहते हुए उसने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। उसके आगे जाता हुआ देखकर रोबिन गुस्से से चिल्लाया, भाइयों, भाइयों, कोई हमारी कंपनी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, इसे रोको और अभी के अभी पीटो। उसका ऑर्डर सुनते ही तुरंत 1 दर्जन से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर सिक्योरिटी रूम से बाहर निकल कर आ गए थे। ये सभी लंबे और मस्कुलर थे। वो कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम के ट्रम्प कार्ड थे। उन्होंने समर को घेर लिया और उनकी आंखें बिल्कुल ठंडी थी। रॉबिन ने जोश में कहा, बेटा, अब तुम्हें डरना चाहिए, ये लोग तुम्हारी चटनी बना देंगे। ये कहते हुए उसने अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, भाइयों, आगे आओ और इसे पकड़ो और पीटो। उसे पता था कि वो अपने सामने खड़े युवक का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास 1 दर्जन आदमी ऐसे थे जो अच्छे और कुशल मार्शल आर्ट फाइटर थे। उनमें से कई लेवल 1 और लेवल स्टेज 3 और तो कई लेवल 1 के एक्सपर्ट भी थे। वो जानता था कि सामने वाला उससे भी ज्यादा ताकतवर है। जरूर वो लेवल 2 का एक्सपर्ट होगा, लेकिन वो ये जानता था कि चाहे वो लेवल 2 का एक्सपर्ट भी क्यों ना हो, 1 दर्जन लोगों का सामना नहीं कर पाएगा। समर ने अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पीटना चाहते हो इन कमजोर मुर्गियों के झुंड के साथ? समर की आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। उसके लिए वो एक व्यक्ति और एक ग्रुप के बीच कोई अंतर नहीं था। उसके लिए वो सब लोग बिल्कुल कमजोर मुर्गियों की तरह थे। तभी उन सिक्योरिटी गार्ड में से एक ने दहाड़ते हुए समर से कहा, कमीने, कमीने, तुमने हमें कमजोर मुर्गियां कहा? समर ने बेफिक्री के साथ फिर कहा, हाँ, तुम बिल्कुल कमजोर मुर्गी ही तो हो। वो सिक्योरिटी गार्ड ने दोबारा से चिल्लाते हुए कहा, दोस्तों, अब हमें रुकना नहीं चाहिए, इसे मारकर ही सबक सिखाना चाहिए। तभी 1 दर्जन सिक्योरिटी गार्ड दहाड़ते हुए समर की तरफ बेरहमी से टूट पड़े। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। समर ने तेजी से पहले आदमी के सामने पहुंच गया और उसे एक जोरदार पंच मारा, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गया। फिर जैसे भेड़ियों के झुंड पर हमला किया हो, पंच मारते हुए वो किक्स मारते हुए समर ने उन्होंने एक एक करके सबको कोमा में पहुंचा दिया। 10 सेकंड बाद रोबिन सहित सभी दर्जन भर लोग बेहोश हो चुके थे, जिससे एक किक में कोमा में भेज दिया गया था। समर ने फिर से हल्के से मुस्कुराते हुए अपने हाथ झाड़े और कहा, ठीक है, जो हो गया वो हो गया, या फिर इसके बाद कोई और भी बचा है? अंकिता ने तुरंत नाम ऐसे हिला दिया। उसके कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। समर ने उनकी कंपनी के सबसे ताकतवर आदमी को धूल चटा दी थी, जिसे देखकर वो डर के मारे कांप रही थी।
उसका इशारा पाते ही समर ने अपने हाथ पीछे किए, अंदर की तरफ चल पड़ा। अंकिता अब उसे रोक नहीं पाई और बस हैरानी से उसे जाता हुआ देखती रही। वहीं उधर कंपनी के अंदर चेयरपर्सन के मीटिंग रूम में पायल एक मीटिंग कर रही थी। उसको कई सीनियर एम्प्लॉय, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर्स, मैनेजर, असिस्टेंट और डायरेक्टर्स वहां पर आए हुए थे। इन सीनियर एम्प्लॉय में से कुछ 60 वर्ष से अधिक की उम्र के थे, जो टेबल के दूसरी ओर पायल के सामने बैठे थे। लेकिन फिर भी पायल ने सम्मान पूर्वक बात कर रहे थे। पायल एक सुंदर लड़की थी। अगर वो केवल एक सुंदर फूलदान होती तो निश्चित रूप से लोग उसका सम्मान नहीं करते, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। इस साल वो 24 वर्ष की हो गई थी। नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में नंबर 1 आने के बाद वो विदेश चली गई और दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। इसके अलावा उसका एक स्ट्रॉन्ग और स्पीशियस बैकग्राउंड था। वो वैश्विक सोशलाइट मीटिंग में शामिल हुई थी और इंग्लैंड की रानी ने उसका स्वागत किया था। वो 240 से अधिक आईक्यू वाली एक टैलेंटेड लड़की थी। संक्षेप में, इतनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता के कारण ही पायल ने इंदौर शहर के सभी का दिल जीत लिया था, जिसमें कंपनी के सभी कर्मचारी भी शामिल थे। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन होने के नाते उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी थी। पायल का चेहरा अत्यंत आकर्षक था और उसने अपनी पतली उंगली को फैलाया, मेज पर थपथपाया और धीरे से पूछा, इंदौर शहर के कई बिजनेसमैन और प्रेस्टिजियस इस चैरिटी इवेंट में शामिल हो गए। क्या आपने सिक्योरिटी मेजर्स और उनके होटल वेन्यूज तैयार करवा दिए हैं? उसके असिस्टेंट ने तुरंत अपने काले फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया और सम्मानपूर्वक कहा, मिस प्रेसिडेंट, सब कुछ तैयार है और आज रात का चैरिटी इवेंट सुचारू रूप से आयोजित किया गया है। पायल ने आगे पूछा, क्या सभी इनविटेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं? असिस्टेंट ने फिर कहा, मिस प्रेसिडेंट, सभी इनविटेशन भेज दिए गए हैं और कुछ भी छूटा नहीं है। तभी धमाका, इस समय किसी ने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला और गंदे से कपड़ों वाला युवक अंदर आया। उस युवक को देखकर असिस्टेंट का चेहरा बदल गया और उसने गुस्से में पूछा, ए मिस्टर, कौन हो तुम और आपको अंदर किसने आने दिया? पायल की असिस्टेंट सुंदर लड़की थी, जिसने काले रंग की ऑफिस ड्रेस पहनी हुई थी। उसका चेहरा सुंदर था और उसने काले फ्रेम वाला चश्मा लगाया हुआ था। गंदे से कपड़ों में इस आदमी को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये चेयरपर्सन का मीटिंग रूम था। यहाँ कंपनी के चेयरपर्सन एक मीटिंग कर रहे थे और इस मीटिंग में बाहरी लोगों का आना सख्त मना था। तो फिर ये आदमी आखिर अंदर कैसे आ गया? समर ने सुंदर असिस्टेंट की ओर देखकर धीरे से कहा, मैं पायल से मिलने आया हूँ। इस फटीसा से दिखने वाले आदमी के मुंह से अपने चेयरपर्सन का नाम सुनकर असिस्टेंट ने गुस्से में फिर कहा, तुम हमारी चेयरपर्सन का नाम ऐसे नहीं ले सकते और ना ही उनसे इतना आसानी से मिल सकती हो। अभी के अभी बाहर निकलो। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, जल्दी आओ, कोई चेयरपर्सन मीटिंग रूम में घुस आया है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर वहां कोई नहीं आया। फिर उसने अपना फोन निकाला और सिक्योरिटी ऑफिस का नंबर डायल किया, लेकिन ऑफिस के फोन पर भी किसी ने कोई रिसीव नहीं किया। थोड़ी देर बाद एक डरपोक लड़की ने फोन उठाया और उसकी उंगली कांप रही थी। उसने आवाज फुसफुसाते हुए कहा, असिस्टेंट, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? असिस्टेंट ने इधर उधर गुस्से में देखा। आप कौन हैं? सिक्योरिटी इंचार्ज से मेरे बारे में बात करवाने के लिए कहिए। उधर से फिर से वही कांपती हुई आवाज आई, असिस्टेंट, मैं रिसेप्शनिस्ट अंकिता हूँ। सिक्योरिटी इंचार्ज रोबिन और एक दर्जन गार्ड सभी जमीन पर बेहोश पड़े हैं। एक आदमी ने उनको बेरहमी से मारा और वो आदमी अंदर घुस गया चेयरपर्सन से मिलने के लिए। असिस्टेंट ये सुनते ही हैरान हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और उसने अंकिता से आ भरते हुए पूछा, आह, क्या तुमने कहा? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के 10 से ज्यादा आदमियों को किसी ने मार दिया है? रिसेप्शनिस्ट अंकिता ने फिर से कहा,
हाँ असिस्टेंट, उनको एक फटीचर से लड़के ने मारा जो अपने आप को चेयरपर्सन का दोस्त बता रहा है। असिस्टेंट ने फोन रख दिया और चौंकते हुए चेहरे को समर की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुमने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में दर्जन भर सिक्योरिटी गार्ड को नीचे गिराया? समर ने सुंदर असिस्टेंट की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा और रखा, हाँ उन लोगों ने मुझे अंदर आने से रोका था, इसलिए मैंने उन्हें मारा। मैं यहाँ पायल से मिलने के लिए आया हूँ और वो लोग मुझे अंदर आने के लिए मना कर रहे थे। ये सुनकर के उसने दर्जन भर गार्डों को पीट दिया। मीटिंग रूम में मौजूद सभी ने चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। उन सभी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये आदमी है कौन? ये आदमी कितना पावरफुल है और उसने 10 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड को अकेले ही गिरा दिया? समर को अंधे अंदर आते देखकर पायल ने अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़ दी। उसके सुंदर चेहरे पर कंफ्यूजन के भाव आ गए थे। उसने तभी कंफ्यूज होते हुए पूछा, अरे ये तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समर जल्दी से पायल के पास गया और खुशी से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेशक मैं ही हूँ। मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। मैं पूरे दिन और रात तुम्हें ढूंढ रहा था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुमसे मिलना कितना मुश्किल है? पायल ने हैरान होते हुए पूछा, तुम तुम पूरे रात और दिन मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? समर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं कल रात तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम वापस नहीं आई, इसलिए मैं आज तुम्हारी कंपनी में आया हूँ। मीटिंग रूम के सभी लोग समर को देखते रहे। चुपके से पायल के साथ उसके रिश्ते का अंदाजा लगा रहे थे। क्या रात भर पायल के घर के बाहर इंतजार कर रहा था? पायल ने तभी आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? उसने जिज्ञासा भरी आंखों से समर को देखा। वो निश्चित रूप से अपने सामने खड़े युवक को जानती थी। वो एक सोसाइटी में ही रहते थे और साथ में शराब पीते थे। वो एक तरह के दोस्त थे। समर ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, मिस पायल, मैंने सुना है कि कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक चैरिटी इवेंट आयोजित कर रही है। पायल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये सही बात है। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस पायल, मैं यहाँ तुमसे उसी के बारे में बात करने आया था। मुझे उस चैरिटी इवेंट का इनविटेशन कार्ड चाहिए। क्या तुम मुझे एक इनविटेशन कार्ड दे सकती हो? पायल के बोलने से पहले ही उसकी खूबसूरत असिस्टेंट ने ठंडे स्वर में कहा, माफ कीजिए, हमारी कंपनी के चैरिटी इवेंट में सभी इनविटेशन कार्ड भेजे जा चुके हैं। अब आपको देने के लिए हमारे पास एक भी कार्ड नहीं है। खूबसूरत असिस्टेंट के मन में उस युवक के प्रति गुस्से और असंतोष की भावना थी जो मीटिंग रूम में घुस आया था। समर ने थोड़ा भौहा सिकोड़ते हुए पूछा, क्या क्या इनविटेशन कार्ड ही खत्म हो गए? उसके चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दिए। उसने कियारा का इनविटेशन कार्ड फाड़ दिया था। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए उसे कियारा के लिए एक इनविटेशन कार्ड चाहिए ही था, अन्यथा अग्रवाल इंडस्ट्रीज संकट में पड़ जाएगी। तभी सुंदर असिस्टेंट ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे जाने के लिए कहा, जी हाँ जेंटलमैन, हमारी कंपनी के इनविटेशन कार्ड कल भेजे गए थे। अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। यहाँ हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, तो प्लीज आप यहाँ से बाहर चले जाएं। तभी उसकी निराशा देखकर पायल कपूर ने उसे पूछा, समर, क्या चैरिटी इवेंट का इनविटेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? समर ने गंभीर और उत्सुक आंखों से पायल की ओर देखते हुए कहा, मिस पायल, मुझे इनविटेशन की सख्त जरूरत है। अगर संभव हो तो मुझे दे दो। पायल ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, समर, इनविटेशन तो चले गई, लेकिन मैं तुम्हें कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड दे सकती हूँ, जिससे तुम चैरिटी इवेंट में आसानी से एंट्री कर सकते हो। ये कहते हुए उसने अपने जेब से 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड निकाला और समर को थमा दिया। सुंदर असिस्टेंट का हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन ही मन सोचा, आखिर ये है कौन? और प्रेसिडेंट ने उसे 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड क्यों दे दिया? कौन है ये? मीटिंग रूम में भी लोग जो मौजूद थे वो सभी लोग चौंक गए थे। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, जिसकी देश भर में असिस्टेंट कंपनियां भी कई थी,
जिसमें होटल, रियल एस्टेट, ऑक्शन हाउस और ज्वेलरी स्टोर जैसे इंडस्ट्रीज शामिल थी। टॉप कस्टमर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को सुविधाजनक बनाने के लिए कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में कई मेंबरशिप कार्ड जारी किए थे। निम्न में से उच्च रैंकिंग के सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड थे। हर कार्ड की रैंकिंग 1 से 5 स्टार तक की थी। उनमें से 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड सबसे सम्मानीय था, जो पूरे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में केवल 3 लोगों के पास ही था। लेकिन अब अप्रत्याशित रूप से पायल ने एक फटीचर से दिखने वाले युवक को सम्मानीय 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड दे दिया था। निश्चित रूप से मीटिंग रूम में मौजूद लोगों के दिल में मिली जुली भावनाएं चल रही थी। वो अपने आप को समझा ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार यह आदमी है कौन। समर ने 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड लिया, उसे शुक्रिया अदा करते हुए बोला, थैंक यू, थैंक यू मिस पायल। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। आपको जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक बुला सकती हैं। शैडो ग्रुप के किंग के रूप में वो निश्चित रूप से 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड की दुर्लभता को जानता था, जो प्रमुख निगमों के सीईओ के पास था। पायल ने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। बेशक शैडो किंग की एहसान के प्रति कमिटमेंट में बहुत बड़ी थी। यह वो अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 किंग था। उसे वादा लेना एक एक्स्ट्रा लाइफ पाने के बराबर था। समर ने प्लेटिनम कार्ड को हाथ में लेकर हाथ हिलाते हुए कहा, ओके गुड बाय मिस पायल, और भीड़ को चौंकाते हुए वो जल्दी से वहां से निकलने लगा। समर की पीठ को फीका पड़ता हुआ देखकर पायल ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए रोज वाली बात ही कही, ये कितना इंटरेस्टिंग है। ये लाइन अब उसका तकिया कलाम बन गई थी। समर जब भी उससे मिलने जाता तो उसके मुंह से शब्द अपने आप निकल जाते। क्या पायल बेवकूफ थी? बिल्कुल नहीं। फिर उसने समर को प्लेटिनम कार्ड क्यों दिया? कारण बहुत सरल था। पायल को कल दिल्ली से अपने परिवार के एक बुजुर्ग का फोन आया था। बुजुर्ग ने उसे समर के बारे में बताया था और उससे अच्छे कांटेक्ट बनाने के लिए भी कहा था। अगर कोई और होता तो पायल सुनने से मना भी कर सकती थी, लेकिन वो बुजुर्ग एक सैन्य कमांडर था, इसलिए उसे पता था कि ये कोई महत्वपूर्ण बात होगी। हालांकि पायल समर की पहचान नहीं जानती थी, लेकिन एक सैन्य कमांडर जिसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हो, वो व्यक्ति निश्चित रूप से किसी बड़े, बहुत बड़े बैकग्राउंड से आया होगा। वहीं प्लेटिनम कार्ड लेने के बाद समर कपूर इंडस्ट्रीज से बाहर आ गया। उसने एक टैक्सी रोकी, अग्रवाल इंडस्ट्रीज की तरफ चल पड़ा। आधे घंटे बाद वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज में जा पहुंच गया। जैसे ही समर सेल्स डिपार्टमेंट में गया, प्राची ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा, समर, तुम कल ऑफिस क्यों नहीं आए? उसने अपने लाल होठों को सिकोड़ लिया और बहुत दुखी वो लग रही थी। समर मुस्कुराया और उसने एक सफेद झूठ बोलते हुए कहा, सॉरी प्राची, मैं कल बीमार था, घर पर सो रहा था। उसकी बात सुनकर प्राची ने चिंतित होते हुए पूछा, क्या क्या कहा तुमने? तुम बीमार थे? क्या हुआ? अब कैसे हो? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। समर ने प्राची को इतनी चिंता करते हुए देखा तो उसने कहा, प्राची, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे भी पूछने के लिए थैंक यू सो मच। उसकी बात सुनकर प्राची भी शर्मा गई। उसे महसूस हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही चिंतित हो गई थी, इसलिए उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, चलो अच्छा है तुम ठीक हो। अब एक काम करो, जल्दी से जाओ और अपने काम पर लगो। तुम्हें आज रिपोर्ट सबमिट करवानी है। समर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मैं चलता हूँ। ये कहते हो मुड़ा और अपनी 9 नंबर की डेस्क पर चल दिया। उसने दिल से काम करने और काम के बाद कियारा के पास जाने का फैसला किया, ताकि उसे सरप्राइज दे सके। उसे आज सेल्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को सबमिट करना था। जैसे कि नाम से पता चलता है, पिछले 1 महीने में सेल्स डिपार्टमेंट की कैलकुलेट करना और कस्टमर पर्सनैलिटी, इनकम और परचेजिंग पावर का एनालिसिस करना था। अब तक समर को एक भी ग्राहक नहीं मिला था। उसके लिए उसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। वहां वो बैठे बैठे ऊब गया। समर को खाली देखकर प्राची ने उसके लिए कुछ व्यवस्था की। उसे सेल्स डिपार्टमेंट के अन्य लोगों की रिपोर्ट को कैलकुलेट करने और उनको प्रिंट करने के लिए कहा। वास्तव में एक बार काम में लग जाने के बाद समय बहुत तेजी से बीत जाता है।
जब समर ने सेल्स डिपार्टमेंट के 9 लोगों की रिपोर्ट फॉर्म को पूरा किया तो उसके ऑफिस से निकलने का समय लगभग हो ही गया था। रिपोर्ट प्राची को सौंपते हुए वो सेल्स डिपार्टमेंट से बाहर निकल गया और सीईओ ऑफिस की ओर चल पड़ा। सीईओ के ऑफिस में घुसने से ठीक पहले उसने अंदर लोगों को बात करते हुए सुना। एक उसकी पत्नी कियारा थी और दूसरा एक आदमी की आवाज थी। समर मन ही मन हैरान होते हुए बोला, एक आदमी की आवाज? कौन है अंदर? कियारा के ऑफिस में आदमी की आवाज सुनकर उसे गुस्सा आने लगा था। वो ऑफिस के दरवाजे पर आया और ध्यान से सुनने लगा। ऑफिस में यंग मास्टर ईशान ने एक लाल इनविटेशन निकाला और कहा, कियारा, तुम्हारा चैरिटी इवेंट का इनविटेशन कल उस आदमी ने फाड़ दिया। मेरे पास एक और है, इसलिए तुम मेरे साथ चल सकती हो। यंग मास्टर ईशान की बातें सुनकर कियारा चुप हो गई। अगर ईशान उसे इनविटेशन देता तो वो स्वीकार कर लेती, लेकिन अगर वो उसके साथ इवेंट में जाने के लिए कह रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी, क्योंकि इवेंट में शामिल होने वाले लड़के और लड़कियों में से ज्यादातर कपल थे। कियारा ईशान के साथ इवेंट में शामिल नहीं होना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि दूसरे उनके रिश्तों को गलत समझे और मीडिया में फालतू की खबर फैल जाए। कियारा को चुप देखकर यंग मास्टर ईशान ने उसके कंपनी में मुश्किल हालातों के बारे में याद दिलाते हुए कहा, कियारा, जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो तो तुम मेरे साथ चैरिटी इवेंट में आ सकती हो ना। इससे तुम्हारी कंपनी भी बच जाएगी। उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ था, कियारा को यह बताना कि केवल वही उसकी कंपनी को बचा सकता है। अंदर की बातचीत सुनने के बाद ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़े समर का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका था। उसने मन ही मन कहा, हरामखोर, ये ईशान फिर से कियारा को मजबूर करने आ गया। ये बिल्कुल भी असहनीय था। जब बाघ शिकार नहीं करता तो लोग उसे बिल्ली समझते हैं। समर बहुत गुस्से में था और गुस्से से पागल होने ही वाला था। उसको कोने में पड़ी एक कॉफी मशीन से कॉफी बनाई और धड़ाक से प्रेसिडेंट के ऑफिस का दरवाजा खोल लिया और अंदर जाने लगा। समर जब अंदर गया तो उसका चेहरा उदास था। ईशान को अंदर देखकर वो असंतुष्ट होकर भुचक्का हो गया। समर ने मन ही मन गुस्से में कहा, कमीना मेरे सामने शराफत कर रहा है। तुम मेरी पत्नी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो? यह बिल्कुल भी बर्दाश्त लायक नहीं। मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। समर को अंदर घुसता हुआ देखकर कियारा ने अपनी भौहें सिकोड़ दी। उसके ठंडे चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उसने हैरान होते हुए पूछा, समर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने समर को कल जाने के लिए कहा था, आज फिर यह आदमी यहाँ क्यों आ गया था? समर उबलती हुई गर्म कॉफी का कप लेकर कियारा की ओर चला गया और उसे देखता हुआ बोला, प्रेसिडेंट, आप दिन भर काम करने के बाद थक गई होंगी। मैं आपके लिए एक कॉफी लेकर आया हूं। जब वो ईशान के बगल में चल रहा था तो समर झुक गया और एक तरफ से गिर गया। उसके ठीक हाथ पर रखी कॉफी ईशान पर गिर गई। ईशान ने चीख मारी, आह, मेरे कपड़े! उसका अरमानी सूट काफी बुरे रंग का हो गया था, जो भयानक लग रहा था। लो कॉफी अभी अभी बनी थी, इसलिए उबली हुई गर्म थी। यंग मास्टर ईशान के हाथ पर गिरने से उसका हाथ लाल हो गया और बहुत दर्द होने लगा था। समर ने तुरंत उसे हाथ साफ करते हुए कहा, आउच, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कब फिसल गया। सॉरी कहते हुए भी समर की आंखें मुस्कुरा रही थी। इस आदमी को गर्म कॉफी से जलाकर आखिरकार उसका गुस्सा फूट पड़ा। ईशान ने अपनी लाल हथेली को छूते हुए अपने चेहरे पर दर्द के भाव के साथ पूछा, अबे अबे ओ फटीचर, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए टोपी को दूसरी दिशा में मोड़ते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान, मुझे गलत मत समझो। मैं अभी अभी हमारे सीईओ के लिए कॉफी लाया था। आप मेरे रास्ते में आ गए, मेरा पैर फिसल गया, जिससे कॉफी आप पर गिर गई। उसकी बात सुनकर यंग मास्टर ईशान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो पागलपन की हद तक पहुंच गया था। उसने महसूस किया कि जब भी वो इस आदमी से मिलता है तो उसका हर एक काम खराब हो जाता है, चाहे वो टूटे हुए गुलाब हो या जलती हुई कॉफी। उसे बहुत दुख हुआ। उसके सामने वाला आदमी सचमुच उसके किसी भी अभिशाप से कम नहीं था।
ईशान ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, तुमने मुझे कॉफी से जलाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें। और यह कहते हुए उसने गुस्से में अपना दाहिना पैर अचानक आगे बढ़ाया। समर को मारने के लिए वो तैयार हो गया था। हालांकि समर थोड़ा सा दाईं और मुड़ा और वो ईशान से बच गया। निश्चित रूप से समर कभी भी ईशान से हार नहीं सकता था। समर ने अपने बाएं पैर से धीरे से यंग मास्टर ईशान के टखने पर मारा, जिससे ईशान का चेहरा आश्चर्य से सिकुड़ गया। यंग मास्टर ईशान एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया था। इस समय यंग मास्टर ईशान के पूरे शरीर पर कॉफी लग गई, पूरे चेहरे पर धूल थी। यह बहुत ही अजीब लग रहा था। वो समर को सिबाक सिखाने जा रहा था, लेकिन हुआ उसके उलट। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। यंग मास्टर ईशान को गुस्से में खड़ा हुआ तो देखकर कियारा की खूबसूरत बाहें सिकुड़ गई। उसने जल्दी से टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हुए कहा, समर, अब काम से छुट्टी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समर ने हल्के से मुस्कुराया और बहाना बनाते हुए कहा, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट आज रात एक चैरिटी इवेंट में जा रही है। मैं आपको वहां लेकर जाने के लिए आया था। आखिरकार उसने कियारा से वादा किया था कि वो कंपनी के अंदर उसके रिश्ते का खुलासा नहीं करेगा। ईशान ने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुमने कल कियारा का इनविटेशन कार्ड फाड़ दिया। अब वो मेरे साथ तभी जा सकती है जब वो आना चाहे। मैं उसे ले जा सकता हूं, तुम नहीं। उसकी आंखों में अहंकार भरा हुआ था। ईमानदारी से कहो तो वो समर पर थोड़ा आभारी था। उसने ही इनविटेशन कार्ड फाड़ा और उसे कियारा के पास आने का मौका दिया। यंग मास्टर ईशान अभी भी इस बात से नाराज था कि समर ने उसे कॉफी गिराकर जला दिया और उसे ठोकर मार दी। समर ने ठंडे स्वर में कहा, हमारी प्रेसिडेंट अभी भी तुम्हारे इनविटेशन के बिना उस चैरिटी इवेंट में भाग ले सकती है। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। समर की बात सुनकर ईशान ने हंसते हुए कहा, यह इस साल का सबसे अच्छा चुटकुला था जो मैंने सुना है। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंदौर का सबसे बड़ा ग्रुप है और तुम वहां बिना इनविटेशन के चैरिटी इवेंट में शामिल हो जाओगे। क्या ये मजाक है? उसको ऐसे हंसता हुआ देखकर समर ने एक हल्के मुस्कान के साथ कहा, और अगर मैं प्रेसिडेंट इवेंट में शामिल हो गए तो तुम क्या करोगे? ईशान ने हंसते हुए कहा, अगर तुम वहां जा पाए तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसे पता था कि कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वहां का इनविटेशन कार्ड मिल पाना बहुत मुश्किल था और ये फटीचर के लिए तो नामुमकिन ही था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान, अपनी बात पर कायम रहना। मैं आपकी माफी का इंतजार करूंगा। और उसके चेहरे पर गर्व आ गया था। ईशान ने भी अहंकार से कहा, मैं हारूंगा नहीं। समर ने यंग मास्टर ईशान के कपड़ों पर कॉफी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान, मुझे नहीं लगता कि जीत या हार पर चर्चा करने का समय आ गया है। अभी आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने कपड़े बदल लें, नहीं तो आपके ये संगीन पोशाक चैरिटी डिनर इवेंट में शामिल होने के लिए अच्छे नहीं हैं। समर की बात सुनकर ईशान के चेहरे के भाव बदल गए। उसे बस एहसास हुआ कि उसका सूट कॉफी से सना हुआ था। वो बदसूरत लग रहा था। चैरिटी डिनर इवेंट मशहूर हस्तियों की एक बहुत बड़ी सभा थी। वहां सभी उपस्थित लोगों ने साफ सुथरे कपड़े पहने होंगे। ईशान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बहुत गुस्से में था। यह समर था जिसने उसके कपड़ों पर कॉफी गिरा दी। हालांकि वो जानता था कि बदला लेने का समय नहीं था, क्योंकि चैरिटी इवेंट में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। उसे जल्द से जल्द अपने कपड़े बदलकर वहां पहुंचना था। ईशान समर को भयंकर रूप से देखते हुए फुसफुसाया, बेटा, मैं इसे ध्यान रखूंगा और भविष्य में इसका बदला लूंगा। उसके बाद उसने मुंह फेर लिया, नए कपड़े पहनने जा रहा था। यंग मास्टर ईशान को जाता हुआ देखकर कियारा दुनसन दिखी और समर से ठंडे स्वर में बोली, क्या अब आप संतुष्ट हैं? उसे पता था कि यंग मास्टर ईशान के सूट पर कॉफी गिराना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि समर ने यह जानबूझकर किया था। समर ने अपने होठ सिकोड़े और गुस्से में बोला, वो मेरी पत्नी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। वो इसी लायक है। कियारा ने निराशा भरी आवाज में उससे पूछा, अब आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है।
आप घर क्यों नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हैं? समर ने तभी मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने साथ चैरिटी इवेंट में लेकर जाने के लिए तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। कियारा ने तभी शिकायत भरे लहजे में कहा, आपने ही तो कल इनविटेशन फाड़ दिया था, तो हम इवेंट में भाग कैसे ले सकते हैं? और उसका सुंदर चेहरा ठंडा सा पड़ गया था। ये सोचकर कि उसके सामने वाले लड़के ने इनविटेशन कार्ड फाड़ दिया, कंपनी की उम्मीदों को नष्ट कर दिया, और वो अपने दिल ही दिल में समर को बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। अगर कोई और इनविटेशन कार्ड फाड़ता तो कियारा उसे कंपनी से निकाल देती, लेकिन ये उसका पति था जिसने इनविटेशन कार्ड फाड़ा। हालांकि वो नाराज थी, लेकिन फिर भी उसे उसे निकाला नहीं। तभी समर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें इस चैरिटी इवेंट में ले चलता हूँ। और ये कहते हुए उसने कियारा का कोमल हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर लेकर जाने लगा। तभी कियारा ने सकपकाते हुए कहा, मुझे मुझे जाने दो, बिना इनविटेशन के हम इवेंट में शामिल नहीं हो सकते। समर ने उसका हाथ अचानक पकड़ लिया था। स्वाभाविक रूप से कियारा के चेहरे पर अनिच्छा और प्रतिरोध का भाव दिखाई दिया, खासकर ये सुनकर कि वो चैरिटी इवेंट में भाग लेने जा रहे हैं। वो और भी क्रोधित हो गई। हालांकि समर बहुत मजबूत था और वो अपना हाथ उसे छुटा नहीं पाई थी। समर उसे पार्किंग में उसकी बीएमडब्ल्यू तक अपने साथ खींच कर ले आया। समर बीएमडब्ल्यू के पास खड़ा था और उसने कियारा से कहा, हनी तुम गाड़ी चलाओ और कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ओर चलो। कियारा का ठंडा चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसने रूखे स्वर में कहा, मैं नहीं जा रही। मैं बिना इनविटेशन के वहां जाकर शर्मिंदा नहीं होना चाहती। क्या ये वो उसका पति था, रूड और अनरिफाइंड? कोई भी उनको बिना इनविटेशन के अंदर जाने नहीं देगा। वो जाना केवल अपनी इंसल्ट करवाना उसे महसूस हो रहा था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहा, अगर तुम गाड़ी नहीं चलाओगी तो मैं चला लूंगा। और ये कहते हुए उसने कियारा के हाथ गाड़ी की चाबी ले ली और दरवाजा खोला। कियारा ने अनिच्छा नजरों से उसे देखते हुए उसने अपनी बगल वाली सीट पर धकेल दिया। समर गाड़ी में बैठा, चाबी घुमाई, एक्सीलेटर दबाया और स्टीयरिंग को घुमाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। बीएमडब्ल्यू की एक जोरदार आवाज गूंजी और जैसे धनुष से तीर निकल गया हो, वैसे गाड़ी कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग की ओर चल पड़ी। बेशक समर को पता था कि कियारा क्यों नहीं जाना चाहती। उसे चिंता थी वो बिना इनविटेशन के अंदर नहीं जा सकती और दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन समर उसे एक सरप्राइज देने वाला था, चैरिटी डिनर इवेंट में प्रवेश करने के लिए एक सरप्राइज। हालांकि उसके पास इनविटेशन नहीं था, लेकिन उसके पास एक प्लेटिनम कार्ड था। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या होगा अब आगे कहानी में? क्या वो अंदर जा पाएंगे या नहीं? क्या उसका सरप्राइज कियारा को अच्छा लगेगा या नहीं? क्या सोचेगी कियारा कि उसने प्लेटिनम कार्ड कहाँ से लिया? इन सभी सवालों को जानने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें सुकून एफएम को। अपनी कहानी के साथ जुड़े रहें। ये कहानी हमारी हर रोज शाम को 7 बजे इसी चैनल सुकून एफएम पर आती है। तो दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करते रहें वीडियो को।